Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, faculty of history. गुप्त वंश के जिस शासक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसने इतिहास में गुप्त राजवंश को एक स्वतंत्र शासक दिया, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल आप देखेंगे 319 ईस्वी से लेकर के तकरीबन 334 ईस्वी के मध्य रखा जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार 320 ईस्वी से उसके शासनकाल की समय सीमा को निर्धारित करते हैं। आइए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में विस्तार से बात करें। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के उपाधि की चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा के रूप में अभिहित किया गया है। महाराजाधिराज का तात्पर्य है कि इस राजा के अधीन कई अन्य राजा हुआ करते थे। इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त एक स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाएगा। कहा जाता है कि जिस समय चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना, उस समय उसने एक नया संवत की शुरुआत की, जिसे इतिहास में गुप्त संवत के रूप में जानते हैं। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न बन चुका है। हालांकि संवत से लेकर के एक महत्वपूर्ण क्लास आपके बीच में जल्द ही होगी, लेकिन यहां पर संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। जिस समय चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, उस समय उसने एक नए एरा की शुरुआत की। उसके शासन काल की बात अगर करें तो शासक बनने का समय कुछ इतिहासकारों ने 319 ईस्वी बताया, जबकि कुछ इतिहासकारों ने 320 ईस्वी बताया। अगर गुप्त संवत की शुरुआत की बात करें तो उनके शासन सत्ता की शुरुआत को अगर 319 ईस्वी माना जाए तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी, और अगर 320 ईस्वी माना जाए तो गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी। इसका मतलब यह है कि जिस समय 319 ईस्वी चल रहा था, उस समय गुप्त संवत 1 होगा। जब 320 ईस्वी होगा तो उस समय गुप्त संवत 2 होगा। जब 321 ईस्वी होगा उस समय गुप्त संवत 3 होगा। तो इस तरह से आपको यहां पर समझना है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान समय में गुप्त संवत क्या होगा, या फिर अगर एक सिंपल सा उदाहरण हम देखें कि आज के समय में गुप्त संवत क्या है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। आज वर्तमान में 2021 चल रहा है, 2021, और कहा जाता है कि आज गुप्त संवत कितना होगा, तो 320 ईस्वी आप उसमें से 320 साल माइनस कर दीजिए। जो शेष बचेगा वह आपको गुप्त संवत दिखाएगा, यानी कि तकरीबन 1800 साल के रूप में या 1800 ईस्वी के रूप में गुप्त संवत 1800 ईस्वी के रूप में आप देख सकते हैं। खैर, इस पर कई प्रश्न बने हैं जिन पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। आइए चंद्रगुप्त प्रथम के उन नीतियों के बारे में बात करें जिसने गुप्त साम्राज्य को एक बृहत स्वरूप दिया। आइए, वैवाहिक संबंध, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा कि 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में सर्वप्रथम जिस राजवंश के नाम का उल्लेख किया गया उसे हर्यक वंश के नाम से जाना गया। और हर्यक वंश का जो शासक था यानी कि संस्थापक बिंबसार, उसने भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को महत्ता प्रदान की। और किस तरह से उसने कौशल राज्य, लिच्छवी गणराज्य, मद्र नरेश यहां की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को गति दिया था। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम ने भी इस कार्य को किया। अधिकांश इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश के रूप में या वैश्य वर्ण के रूप में अभिहित किया, और यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह करके कहीं न कहीं उनका भी सहयोग प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विवाह की बात करें तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया, और कहा जाता है इसी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त था। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र पर हम आगे पर चर्चा करेंगे, बट यहां पर आपको सामान्य रूप से समझ लेना है, लिच्छवी यानी कि लिच्छवी, दौहित्र यानी कि कन्या से उत्पन्न पुत्र। तो कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी, और लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र कौन होगा? समुद्रगुप्त। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। कहा जाता है शासक बनने के बाद उसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। राजा रानी प्रकार के सिक्कों में एक तरफ चंद्रगुप्त, दूसरी तरफ कुमार देवी के चित्र का अंकन किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में
राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और इतिहास में अधिकांश इतिहासकार इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में अभिहित करते हैं। एक प्रश्न और बनता है कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यहां पर इसको क्लियर कर देना जरूरी है कि फाउंडर और रियल फाउंडर में क्या डिफरेंस है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आइए मुगल राजवंश के इतिहास से इस उदाहरण को मैं आपको समझा रहा हूं। कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली को अपने नियंत्रण में लिया और 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर मुगल शासक के रूप में, मुगल बादशाह के रूप में मुगल राजवंश की स्थापना की। बाबर को हिंदुस्तान में बहुत अधिक समय तक शासन करने को नहीं लिखा था। 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक बाबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन रहा और इन समयों में बाबर ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें आप देखेंगे राणा सांगा के साथ 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसके अलावा उसने घाघरा के युद्ध और अन्य कई महत्वपूर्ण युद्धों में भूमिका अदा की। उसके पास उसको समय नहीं मिला। बाबर लगातार 5 वर्षों तक युद्ध लड़ता रहा और उसके बाद 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उपरोक्त कथन में हमने इस बात को पहले ही स्पष्ट किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसकी राज्यारोहण की तिथि की अगर बात करें तो 319 ईस्वी, जबकि कुछ इतिहासकार 320 ईस्वी मानते हैं। इस बात को भी आपको जानना होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासक बनने के साथ साथ एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ तथा इनसे प्राप्त पुत्र समुद्रगुप्त के रूप में जाना गया। गुप्त शासकों में पहला गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इन स्वर्ण सिक्कों को राजा रानी या फिर विवाह प्रकार के सिक्कों के रूप में जाना जाता है।